हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नू का एमकॉम का सब्जेक्ट IPO 5। ये इसका चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है। इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा स्टॉक प्रबंधन और ऑर्डर निपटान, मीन्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ऑर्डर हैंडलिंग। इसमें हम बोध प्रश्न करने वाले हैं। सारे बोध प्रश्न हम आज ही कर लेंगे। तो पहला है हमारा क्वेश्चन, स्टॉक रखने के उद्देश्य बताइए। तो स्टॉक तो हमें पता ही है क्या होता है कि अगर हमारे पास जितने ऑर्डर आने की पॉसिबिलिटी होती है, हमें उम्मीद होती है कितने ऑर्डर आ जाएंगे, तो हम या तो उतना या फिर उससे और भी थोड़ा सा ज़्यादा कोई चीज़ें बना के रखते हैं कि जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा तो हम उसे पूरा कर देंगे। तो जब हम इसे एक्स्ट्रा माल बनाकर अपने गोडाउन में रख लेते हैं तो उसे स्टॉक कहा जाता है। तो स्टॉक रखने के उद्देश्य क्या हैं? पहला तो वही है कि स्टॉक को रखने के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। यह ग्राहक सेवा को सुधारता है, क्योंकि अगर ऑर्डर आया और हमारे पास माल नहीं हुआ स्टॉक में तो हम उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, तो इससे गुडविल ख़राब होती है कंपनी की, फर्म की। तो सबसे पहला तो इसका उद्देश्य है ग्राहक सेवा को सुधारता है कि अगर ऑर्डर आए तो हमें इतना स्टॉक हमारे पास होना चाहिए कि हम उसे पूरा कर पाएँ। दूसरा है उत्पादन में मितव्ययता लाता है। मितव्ययता क्या होती है कि अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में अपनी गुड्स को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो वो थोड़ी सी सस्ती पड़ती है। क्योंकि जैसे मान लो आप 1 यूनिट के लिए, 2 यूनिट के लिए, 3 यूनिट के लिए ऐसे बनाते हो, इतना माल लाते हो, फिर बनाते हो तो कॉस्टली पड़ेगा। एक साथ ज़्यादा माल मंगा लिया और उसे बना के रख दिया तो वो चीज़ें सस्ती मिलती हैं, क्योंकि थोक में, होलसेल में कोई चीज़ लेने से हमें रीज़नेबल कॉस्ट में मिल जाती है। थर्ड है क्रय और परिवहन की मितव्ययताओं को संभव बनाता है। अब क्योंकि अगर मान लो हमें दूर से कच्चा माल लाना है, रॉ मटेरियल हमें ऐसी जगह से लाना है जो थोड़ा दूर से आता है और उसे लाने में टाइम भी लगता है, और अगर हम एक एक दो दो चीज़ों का माल खरीदेंगे तो महंगा पड़ता है। तो ये कुल मिला के एक तो क्रय को सस्ता बना देगा, दूसरा परिवहन को, क्योंकि ज़्यादा सामान हम एक बार ही लेकर आ पाएंगे, ला सकते हैं, जिससे कि बार बार हमें परिवहन पे खर्च ना करना पड़े। तो क्रय और परिवहन की मितव्ययताओं को संभव बनाता है। फोर्थ है कीमतों में उतार चढ़ाव के विरुद्ध हेज का कार्य करता है। इसका क्या मतलब है कि कीमतें उतार चढ़ाव आता रहता है, कीमतों में कभी कम है कभी ज़्यादा हैं। तो अब भी पता चला कि हम कॉस्टिंग इस हिसाब से लगा रहे हैं कि मान लो कोई चीज़ हमें सस्ती मिल रही है और अगले दिन जब हम अगला ऑर्डर दे रहे हैं, अगला उसको ख़रीद के लेकर आ रहे हैं बनाने के लिए कच्चे माल को, तो वो महंगा हो जाता है। तो अब हम एकदम से तो अपने गुड्स के रेट नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो अगर ऐसे बढ़ाएंगे तो गुडविल ख़राब होती है फर्म की। तो इसलिए क्या है कि कीमतों के उतार चढ़ाव के विरुद्ध ये हेज का कार्य करता है, उसको रोकता है कि अगर कीमतें अप या डाउन भी हो जाती है ना, तो हमने ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक रखा हुआ है तो हमें बार बार अपने रेट्स चेंज नहीं करने पड़ेंगे गुड्स के, जिसकी वजह से हमारी गुडविल मार्केट में अच्छी बनी रहेगी। फोर्थ है मांग और अग्रता समय की अनिश्चितता के विरोध में सुरक्षा प्रदान करता है। अब हमें लगता है कि अभी हमारे पास मांग नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन अचानक से डिमांड आ जाए, ठीक है, ऑर्डर पूरा करना है, तो आने वाले समय के लिए हम पहले से स्टॉक रखेंगे। तो जैसे ही ऑर्डर आएगा हम कहेंगे अभी हम आपको बना के देंगे 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन बाद। तो इतना जो है ना कस्टमर नहीं रुकता है, वो कहीं और से चीज़ों को अरेंज कर लेगा। तो बेटर है कि मांग और अग्रता समय की अनिश्चितता, क्योंकि समय अनिश्चित होता है, उसके विरोध में सुरक्षा प्रदान करता है। हमने गुड्स बना के रखें, जैसे ही ऑर्डर आएगा पूरा कर लेंगे और अगले गुड्स को फिर से स्टॉक में बना के रख लेंगे। 6th है आकस्मिकताओं का सामना करता है। आकस्मिक आएगा यहाँ पर, आकस्मिकताओं का सामना करता है मीन्स जैसे कि सपोज़ आप अम्ब्रेला का बिज़नेस करते हैं, ठीक है। अभी बारिशें नहीं हो रही थी, अचानक से किसी साल बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती हैं, तो एकदम से डिमांड आ जाती है कि ज़्यादा अम्ब्रेलास चाहिए, ठीक है। तो आकस्मिक डिमांड का भी सामना करने में मदद करता है कि हमारे पास स्टॉक होगा तो हम प्रोवाइड करा देंगे। तो हमें समय की आकस्मिकताओं को ध्यान में रखकर भी स्टॉक को रखना ज़रूरी हो जाता है। तो ये थे हमारे स्टॉक रखने के उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 2 है इन दिनों स्टॉक में वृद्धि करने वाले 3 कारकों को बताइए कि स्टॉक में वृद्धि करने वाले 3 कारक कौन से हैं। पहला तो है स्टॉक में वृद्धि करने के 3 कारक हैं। लंबा उत्पादन चक्र, कोई चीज़ बनाने में अगर लॉन्ग टाइम लगता है, ठीक है, उत्पादन चक्र लंबा है, ऐसा नहीं है कि आज ऑर्डर आया तो कल ही हम उसको पूरा कर देंगे, उसको टाइम लगता है 1 महीने का, 1.5 महीने का किसी चीज़ के प्रोडक्शन में। तो इसलिए स्टॉक में वृद्धि के ये पहला कारक तो ये है कि हम स्टॉक में पहले से ही ज़्यादा वृद्धि करके रखते हैं कि अगर आगे ऑर्डर आएंगे तो उसके लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम कितने टाइम में उसे पूरा कर पाएंगे। तो दूसरा है उत्पाद विविधीकरण, क्योंकि उत्पाद कई तरह का होता है आजकल। ये तो है नहीं कि एक ही चीज़ बन जाती है, जैसे कारों में भी बहुत सारी क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है, वैरायटीज़ होती हैं। सिमिलरली जैसे हम बिस्किट का उदाहरण दें, बिस्किट भी बहुत तरह के होते हैं,
टॉफ़ीज़ का, चॉकलेट का, इस टाइप की कोई भी चीज़ें हैं तो वो विविधीकरण होता है। तो अब क्या पता एक ही कंपनी की कई चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ की डिमांड आ जाए, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव फर्म्स होती है ना, एक जैसी सी बहुत सारी चीज़ों को बना के रखती हैं। तो उत्पाद विविधीकरण के कारण भी हमें स्टॉक में वृद्धि करनी पड़ती है। हर उत्पाद को बना के रखना पड़ता है जिससे स्टॉक में वृद्धि हो जाती है। और मितव्ययी ऑर्डर मात्रा, मितव्ययी ऑर्डर मात्रा का मतलब होता है कि किफ़ायती, कम रेट पर पड़ जाती है। अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में रॉ मटेरियल मंगाएंगे तो हमें सस्ता पड़ेगा तो हम एक ही बार में ऑर्डर देके मंगा लेंगे, उससे परिवहन लागत भी कम आएगी, क्रय लागत भी कम आएगी। तो इसकी वजह से स्टॉक में वृद्धि का एक कारक ये भी है कि अगर हम मितव्ययी ऑर्डर मात्रा रॉ मटेरियल को ख़रीदने की भी, ठीक है, अगर हम ये चाहते हैं कि रॉ मटेरियल को ख़रीदने हमें सस्ता पड़े तो हम स्टॉक में वृद्धि करके रखेंगे, स्टॉक ज़्यादा बना के रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टॉक नियंत्रण को परिभाषित कीजिए। अब हमने ये तो देख लिया कि स्टॉक क्या होता है, स्टॉक रखने के उद्देश्य क्या होते हैं, स्टॉक में वृद्धि के क्या कारण हैं, लेकिन हमें स्टॉक में इतनी ज़्यादा वृद्धि भी नहीं करनी है कि वो ख़राब हो जाए, रखे रखे पुराना हो जाए, बेकार हो जाए। तो स्टॉक नियंत्रण को परिभाषित ऐसे किया जा सकता है, स्टॉक नियंत्रण के द्वारा हम ऐसी प्रणाली या क्रियाविधि का निर्माण करते हैं ताकि बिना स्टॉक वाली स्थितियों से बचते हुए अनुकूलतम स्तर को प्राप्त किया जा सके, वह स्टॉकों में फंसे हुए कोष को कम से कम किया जा सके। देखिए, हर बात को ध्यान से सुनिएगा। स्टॉक नियंत्रण यानी कि हमें स्टॉक को कंट्रोल करना है, तो हम ऐसी प्रणाली, ऐसे प्रोसेस, ऐसा क्रियाविधि का निर्माण करेंगे ताकि ना तो हम ऐसी स्थिति में पहुँचे कि हमारे पास बिल्कुल भी स्टॉक नहीं है, तो बिना स्टॉक वाली स्थिति से बचते हुए अनुकूलतम स्तर पर, कि हम एक लेवल तक रखेंगे स्टॉक कि जितना हमें लगता है कि इतना ठीक है, इससे हमारी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आएगी और हम ऑर्डर्स को पूरा कर पाएंगे। तो अनुकूलतम स्तर कहा जाता है उसे, उसको प्राप्त कर सकें। और स्टॉक में फंसे हुए कोषों को कम से कम किया जाए, क्योंकि अगर आपको स्टॉक रखने हैं तो आपको फंड्स लगाने पड़ेंगे, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपकी इंटरेस्ट रेट में जो है आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि सपोज़ आपने स्टॉक बनाने के लिए लोन लिया, ठीक है, अगर आप स्टॉक बहुत ज़्यादा बना के रखोगे तो आपका पैसा तो इन्वेस्ट हो गया, आपको उस पर इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है। और अगर जो आपकी ऑर्डर है, जो आपका गुड्स हैं, उसमें आपका इतना प्रॉफिट नहीं है कि आप बहुत देर तक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपने नहीं रखा हुआ, तो जो अगर लॉन्ग टाइम लग जाता है उन स्टॉकों का ऑर्डर आने में और उसे पूरा करने में, तो इस बीच तो आपको इंटरेस्ट रेट तो हर महीने देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें जो आपके जो फंड्स फंस गए ना, उनको कम से कम करना है, नहीं तो आपको वो चीज़ कॉस्टली पड़ जाएगी, पता चलेगा कि प्रॉफिट होने की बजाय लॉस हो गया। तो ना तो हमें इतना कम स्टॉक रखना है कि वो ऑर्डर्स को पूरा ना कर पाएँ, ना ही हमें इतना ज़्यादा स्टॉक रखना है कि हमारे फंड्स वहाँ पर फंस के रह जाएं। हमें अनुकूलतम स्तर रखना है। हमें मार्केट सर्वे करते हुए हमें देखना है कि हमारी कितनी गुड्स की डिमांड आती है, उस हिसाब से हम एक लेवल तक स्टॉक रखेंगे। इसी को स्टॉक नियंत्रण कहा जाता है। इस तरह स्टॉक नियंत्रण को क्रय करने मीन्स परचेज करने, भंडारण मीन्स स्टॉक करने और सामग्री के उपयोग को इस तरह से व्यवस्थित और नियंत्रित और नियमन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ताकि उत्पादन को एक समान प्रभाव को बनाए रखे जा सके और साथ ही साथ स्टॉक में बहुत ज़्यादा निवेश से बचा जा सके। तो हम स्टॉक कंट्रोल के लिए बस यही देखते हैं कि हमारा फ्लो में माल बनता भी रहे, गुड्स अगर ऑर्डर आ रहे हैं तो वो पूरे भी होते रहें, लेकिन इतना ज़्यादा भी स्टॉक ना हो कि हमारा निवेश ज़्यादा हो जाए और हमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़े। ऊपर से जहाँ पे हम रखेंगे स्टॉक की रखने के लिए जो हमने माल गोदाम वगैरह देखे थे, मतलब ऐसे अपने गोदाम भी बना के रखने पड़ते हैं, तो उनमें की भी कॉस्ट आएगी और उन स्टॉक को रखवाली करने के लिए हमें गार्ड्स या अन्य व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि स्टॉक को कंट्रोल करते हैं। उसके बारे में सारी ये देखते हैं कि कितना माल आ रहा है, कितना जा रहा है, तो उसके लिए हमें मैन पावर चाहिए होती है। तो सारे ही कॉस्ट बढ़ जाते हैं, तो हमें इतना ज़्यादा निवेश नहीं करना है, इसलिए स्टॉक नियंत्रण की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टॉक के विभिन्न स्तरों को निर्धारित करने के लिए 3 आधारभूत कारकों को बताइए। कि जो स्टॉक के जो लेवल हैं, डिफरेंट लेवल होते हैं, ABC लेवल, हम आगे पढ़ेंगे इनको। इनके मेन फैक्टर्स कौन से हैं, कौन से कारक हैं जिसके आधार पर स्टॉक के विभिन्न स्तर रखे जाते हैं। तो स्टॉक के स्तरों को निर्धारित करने के लिए 3 आधारभूत कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्टॉक नियंत्रण का क्रय, भंडारण व सामग्री का उपयोग। कि स्टॉक नियंत्रण के लिए कितनी कोई चीज़ क्रय की जाएगी, उसको कैसे स्टोर किया जाएगा और उस सामग्री का कैसे उपयोग करना है, पहला। दूसरा हो गया स्टॉक के आधारभूत तत्व और तीसरा है स्टॉक के ऑर्डर की प्रणाली तय करना कि किस तरह से ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। ये कई तरह की प्रणाली होती हैं। एक होती है फीफो,
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक होती है FILO, फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसी कई प्रणालियाँ होती हैं। तो इस तरह से ऑर्डर प्रणाली को हम तय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टॉक की किस तरह से पुनः ऑर्डर स्तर, जिसको हम ROL कहते हैं, और पुनः ऑर्डर मात्रा, इसको हम ROQ कहते हैं, ये दोनों कैसे भिन्न होते हैं। तो पुनः ऑर्डर यानी कि दोबारा से ऑर्डर हो रहा है, और पुनः ऑर्डर मात्रा क्या होती है, इन दोनों का डिफरेंस। पुनः ऑर्डर होता है ये स्टॉक का वह स्तर होता है जिस पर नया ऑर्डर प्रदान किया जाता है, कि जैसे हमें लगता है कि हमारा स्टॉक एक लेवल से नीचे जाने वाला है, ये लेवल है, अगर इससे नीचे जाने वाला है तो हम दोबारा से पुनः ऑर्डर दे देते हैं अपने रॉ मटेरियल्स के लिए। ठीक है। पुनः ऑर्डर मात्रा क्या होती है कि यह माल की वह मात्रा होती है जिसके लिए एक समय में वास्तविक ऑर्डर प्रदान किया जाता है, कि कितनी मात्रा में ऑर्डर दिया जाएगा, कितना माल हमें रॉ मटेरियल और मंगाना है। तो ये तो लेवल देख लिया हमने कि किस लेवल के नीचे जाते ही हमें ऑर्डर देना है, और अब जब ये पता चल जाता है कि ऑर्डर देने का टाइम आ गया है तो कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर देना है ये भी हमें देखना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चयनात्मक स्टॉक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं? इस उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाने वाली मुख्य तकनीकों को सूचीबद्ध कीजिए। तो चयनात्मक स्टॉक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। चयनात्मक स्टॉक नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत स्टॉक नियंत्रण की विधि और मात्रा मद दर मद, यानी कि कौन सी आइटम है उसके हिसाब से बदलती रहती है। तो चयनात्मक का जैसे नाम ही ये है, चयन करना, चूज़ करना, तो आइटम टू आइटम ये चेंज होती रहती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्टॉक नियंत्रण की विधि, कि स्टॉक को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए और कितनी मात्रा में कंट्रोल किया जाए, ये बदलती रहती है, इसलिए हम इसको चयनात्मक कहते हैं। चयनात्मक स्टॉक के उद्देश्यों में प्रयोग की जाने वाली तकनीकें निम्नलिखित हैं। पुनः ऑर्डर स्तर और पुनः ऑर्डर मात्रा, ये हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, ये वही है। दो तो ये हो गए। अब तीसरा हो गया अन्य महत्वपूर्ण तकनीकें, जैसे अधिकतम स्तर की मैक्सिमम लेवल क्या होगा स्टॉक का, न्यूनतम स्तर की मिनिमम लेवल क्या होगा, किस लेवल के नीचे जाते ही हमें तो दोबारा से ऑर्डर करना है, और मैक्सिमम लेवल में था कि कितना मैक्सिमम रखेंगे, इससे ज़्यादा हमें स्टॉक नहीं रखना है। और फिर है स्टॉक आवर दर, कि स्टॉक में कितने चेंजेस होंगे, ये हमारा ये होता है अन्य टेक्निक, कि पहले तो हमने दो देख ली थी, ये दो देखी थी कि पुनः ऑर्डर स्तर और पुनः ऑर्डर मात्रा। और अगर हम तकनीकों की बात करें कि कौन सी टेक्निक यूज़ की जाएंगी, तो मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और स्टॉक आवर दर वगैरह देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑर्डर प्रक्रमण से आप क्या समझते हैं? ऑर्डर प्रक्रमण से तात्पर्य उन सभी गतिविधियों से हैं जो विक्रय या ऑर्डर सूचना के संग्रह, जांच तथा संप्रेषण में शामिल है। तो ऑर्डर प्रोसेस क्या होता है, इसमें सारी वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो विक्रय मतलब सेल, ऑर्डर की सूचना का संग्रह, कि उसको कैसे कलेक्ट किया जाएगा, उसकी जांच, उसकी चेकिंग होती है, और संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। यह फर्म के उत्पादों व सेवाओं के विक्रय से संबंधित हर कागजी कार्रवाई के रखरखाव से संबंध रखता है। तो यह फर्म उत्पादों और सेवाओं के विक्रय से संबंधित हर कागजी कार्रवाई, जो भी पेपर वर्क होता है, उससे उसको कैसे मेंटेन करना है, उससे रिलेट है। साथ ही इसमें अनेक ग्रुप गतिविधियों, जैसे ऑर्डर प्रवेश, कि कितना ऑर्डर दिया जाएगा, ठीक है, कैसे हमें ऑर्डर मिला तो ऑर्डर प्रवेश हो गया, ऑर्डर निपटान, हमने ऑर्डर को पूरा किया तो ऑर्डर निपटान हो गया, स्थिति रिपोर्टिंग की क्या सिचुएशन रही, बीजक बनाने, जो भी इनवॉइसेस होते हैं उसको बनाने के लिए, और ऑर्डर को पूरा करने से संबंधित सूचना को संप्रेषित किया जाता है, कि ये सब चीज़ें से कितना ऑर्डर आया, कितना हमने निपटा दिया, क्या सिचुएशन रही, उसके बीच में सारी रिपोर्ट, कितना माल कैसे कैसे किया है, और इनवाइस बनाने और ऑर्डर का पूरा करना। जब फाइनली पूरा हो गया तो उससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको कम्युनिकेट कर दिया जाता है फर्म के अदर डिपार्टमेंट्स के पास। तो आज हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले थे, हर चैप्टर को मैं बहुत जल्दी कवर करा रही हूँ। एक वीडियो में हमारे हो जाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन और दूसरी वीडियो में हो जाते हैं हमारे असेसमेंट वाले क्वेश्चंस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।